नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 सामाजिक विज्ञान चैप्टर 1 समकालीन विश्व के लोकतंत्र प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती? क, लोगों का संघर्ष। ख, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। ग, उपनिवेशवाद का अंत। घ, लोगों की स्वतंत्रता की चाह। उत्तर ख, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। प्रश्न नंबर 2, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? क, राजशाही शासन की वह पद्धति है जो अब समाप्त हो गई है। ख, विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त से अब कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक है। ग, आज पहले की किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। घ, आज दुनिया में सैनिक तानाशाह नहीं रह गए हैं। उत्तर ग, आज पहले के किसी दौर से ज़्यादा देश में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि क, अमीर देशों की बातों का ज़्यादा वजन हो। ख, विभिन्न देशों की बातों का वजन उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो। ग, देशों को उनकी आबादी के अनुपात में समान मिले। घ, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। उत्तर घ, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। प्रश्न नंबर 4, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देश लोकतंत्र की ओर। क, देश में क, चिली लोकतंत्र की ओर। नंबर 1, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक से आज़ादी। ख, नेपाल। नंबर 2, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। ग, पोलैंड। नंबर 3, एक दल की शासन का अंत। घ, घाना। नंबर 4, राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। उत्तर देश लोकतंत्र की ओर। क, चिली। नंबर 2, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। ख, नेपाल। नंबर 4, राजा ने अपने अधिक अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। ग, पोलैंड, एक दल के शासन का अंत। घ, घना। नंबर 1, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी। प्रश्न नंबर 5, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इन कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देश बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। गैर लोकतांत्रिक देशों में लोग आज़ादी से अपने नेता नहीं चुन सकते। वे शासन कर रहे लोगों की अनुमति के बिना राजनीतिक दलों का गठन नहीं कर सकते। वे वास्तविक आज़ादी का आनंद नहीं उठा पाते। कुछ चरम मामलों में प्राधिकारियों का विरोध करने वाले लोगों को सताया जाता है और मार दिया जाता है। चिली में 1973 का सैनिक खतापलट तथा पोलैंड की कम्युनिस्ट सरकार जिसने 1990 तक शासन किया, दमनकारी गैर लोकतांत्रिक शासन के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 6, जब लोकतंत्र किसी सेना द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तो कौन सी आज़ादी सामान्यतः छीन जाती है? उत्तर, जब लोकतंत्र किसी सेना द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तो लोगों से उनका नेता चुनने की आज़ादी छीन जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार की उन नीतियों के विरुद्ध रोष प्रकट करने की आज़ादी की अनुमति नहीं मिलती जिन्हें वे नापसंद करते हैं, अर्थात न अभिव्यक्ति की आज़ादी
न अपने व्यापार संगठन बनाने की आज़ादी और न ही निष्पक्ष चुनाव का अधिकार। उदाहरणतः सन 1973 में चिले में जनरल अगस्तो निपोसो द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया गया, जबकि पोलैंड ने सन 1989 से पूर्व जनरल जारुजेस्की के नेतृत्व में गैर लोकतांत्रिक सरकार थी। दोनों ही मामलों में लोगों को ऊपर वर्णित आज़ादी नहीं थी। प्रश्न नंबर 7, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ाने में इनमें से किन बातों से मदद मिलेगी? प्रत्येक मामलों में अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। क, मेरा देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ज़्यादा पैसे देता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार हो और मुझे ज़्यादा अधिकार मिले। ख, मेरा देश छोटा या गरीब हो सकता है, लेकिन मेरी आवाज़ को समान आदर के साथ सुना जाना चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का मेरे देश पर भी असर होगा। ग, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमीर देशों की ज़्यादा चलनी चाहिए। गरीब देशों की संख्या ज़्यादा है, सिर्फ इसके चलते अमीर देश अपने हितों का नुकसान नहीं होने दे सकते। घ, भारत जैसे बड़े देशों की आवाज़ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा वजन होना ही चाहिए। उत्तर क, इसका वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश और इसके नागरिकों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, चाहे वह देश अमीर हो अथवा गरीब। ख, यह सामान्यतः एक अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देगा। यदि ऐसा वैश्विक स्तर पर किया जाता है तो यह अवश्य ही वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में मदद करेगा। ग, यह वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में योगदान नहीं देगा, क्योंकि अमीर एवं गरीब देशों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सामाजिक आर्थिक समानता लाने में मददगार नहीं होगा, जो कि लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। वैश्विक स्तर पर सभी देशों, चाहे वे अमीर हों या गरीब, बराबरी का स्थान मिलना चाहिए। घ, यह भी वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र में कोई योगदान देगा, क्योंकि किसी देश का आकार अथवा भौगोलिक क्षेत्रफल उसकी अन्य देशों से श्रेष्ठता की कसौटी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 8, नेपाल के संकट पर हुई एक टीवी चर्चा में व्यक्त किए गए 3 विचार कुछ इस प्रकार थे। इनमें से आप किसे सही मानते हैं और क्यों? नंबर 1, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए राजशाही के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले नेपाली लोगों के समर्थन में भारत सरकार को ज़्यादा दखल देना चाहिए। वक्ता। नंबर 2, यह एक खतरनाक तर्क है। हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां इराक के मामले में अमेरिका पहुंचा है। किसी भी बाहरी शक्ति के सहारे लोकतंत्र नहीं आ सकता। वक्ता। नंबर 3, लेकिन हमें किसी देश के आंतरिक मामलों की चिंता ही क्यों करनी चाहिए? हमें वहां अपने व्यावसायिक हितों की चिंता करनी चाहिए, लोकतंत्र की नहीं। उत्तर, वक्ता 2 के मत से आसानी से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि किसी देश में उस देश के नागरिक ही लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, एक काल्पनिक देश आनंदलोक में लोग विदेशी शासन को समाप्त करने पुराने राज परिवार को सत्ता सौंपते हैं। वे कहते हैं, आखिर जब विदेशियों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू किया तब उन्हीं के पूर्वज हमारे राजा थे। यह अच्छा है कि हमारे एक मजबूत शासक हैं जो हमें अमीर और ताकतवर बनाने में मदद कर सकता है। जब किसी ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात की तो वहाँ के
शायद लोगों ने कहा कि यह तो एक विदेशी विचार है। हमारी लड़ाई विदेशियों और उनके विचारों को देश से खदेड़ने की थी। जब किसी ने मीडिया की आज़ादी की मांग की तो बड़े बुजुर्गों ने कहा कि शासन की ज़्यादा आलोचना करने से नुकसान होगा और इससे अपने जीवन स्तर को सुधारने में कोई मदद नहीं मिलेगी। आखिर महाराज दरबार हैं और अपनी पूरी प्रजा के कल्याण में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। इसके लिए मुश्किलें क्यों पैदा की जाएं? क्या हम सभी खुशहाल नहीं होना चाहेंगे? उपरोक्त उदाहरण को पढ़ने के बाद चमन, चंपा और चंदू ने कुछ इस तरह से निष्कर्ष निकाले। चमन, आनंद लोक एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि लोगों ने विदेशी शासकों का उखाड़ फेंका और राजा का शासन बहाल किया। चंपा, आनंद लोक लोकतांत्रिक देश नहीं है क्योंकि लोग अपने शासन की आलोचना नहीं कर सकते। राजा अच्छा हो सकता है और आर्थिक समृद्धि भी ला सकता है, लेकिन राजा लोकतांत्रिक शासन नहीं ला सकता। चंदू, लोगों को खुशहाली चाहिए इसलिए वे अपने शासक को अपनी तरफ से फैसले लेने देना चाहते हैं। अगर लोग खुश हैं तो वही का शासन लोकतांत्रिक ही है। इन तीनों कथनों के बारे में आपकी क्या राय है? इस देश में सरकार के स्वरूप के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर, चमन का कथन गलत है क्योंकि किसी विदेशी ताकत को उखाड़ फेंकना मात्र स्वतंत्रता प्राप्त करना है। चंपा की कथन सही है, लोकतंत्र प्रजा का शासन है। प्रजा को अपने शासक से सवाल करने का अधिकार होना ही चाहिए। चंदू का कथन गलत है, लोगों की खुशी मात्र ही लोकतंत्र की घटक नहीं है। लोग राजा के साथ खुश हो सकते हैं किंतु वह कोई चुना गया प्रतिनिधि नहीं है और इसलिए वह लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।